हाँ जी, तो हमने टोटल फोर्स निकाल लिया था इस लूप पे, कितना आया था 0। अब निकालना है टॉर्क। देखो टॉर्क हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। हमने क्या पढ़ा था कि टॉर्क जनरेट करने के लिए दो फोर्सेस चाहिए होते हैं, लेकिन दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज मेरे पास एक ये रोड है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक फोर्स ऊपर वाली डायरेक्शन में लगा दिया, एक फोर्स नीचे वाली डायरेक्शन में लगा दिया। तो ये है तो दो फोर्स, लेकिन ये टॉर्क जनरेट नहीं कर पाएंगे, इस रोड को घुमा नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके लाइन ऑफ एक्शन सेम है। ये भी इस लाइन के लोंग लग रहा है, नीचे वाला फोर्स भी इसी लाइन के लोंग लग रहा है, लेकिन एक फोर्स मैं यहां लगाऊं, एक फोर्स मैं यहां लगाऊं, ठीक है, तो दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो जाएंगे, तब ये डेफिनेटली रोड मूव करेगी। तो टॉर्क जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो फोर्सेस चाहिए और दोनों के लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने चाहिए। और टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब हमें ये तो पता लग गया कि F2 एंड F4 ये टॉर्क जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ही लाइन के लोग हैं। लेकिन F3 एंड F1 ये दोनों टॉर्क जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला फोर्स किस तरफ लग रहा है, ये लग रहा है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन डाउनवर्ड, ये वाला लग रहा है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन अपवर्ड, लेकिन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। ये इस लाइन के लोंग लग रहा है, ये इस लाइन के लोंग लग रहा है, ठीक है, इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, तो ये दोनों मिलके टॉर्क जनरेट कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए टॉर्क के लिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स की वैल्यू भी हमारे पास है, ये रही ILB। अब रह क्या गया, दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये फाइंड करनी रह गई। अब ये हम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखना। हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि ये जो प्लेन है ये थीटा एंगल पे पड़ा है। अब दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मैं कैसे दिखाऊं, एक मिनट में थोड़ी सी अरेंजमेंट कर लूं। अब देखो ये अरेंजमेंट देखने की कोशिश करो। सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये वाला नॉर्थ पोल है, और ये अपना साउथ पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही होंगी, ऐसे करके नॉर्थ पोल से साउथ पोल में। सपोज ये अपना लूप है। अब लूप को मैंने आपको बोला था बिल्कुल ऐसे पैरेलल नहीं रखा हुआ, ये क्या है, ऐसे थीटा एंगल पे रखा हुआ है, ऐसे थीटा एंगल पे रखा हुआ है ना, थीटा एंगल पे रखा हुआ है, तो ऐसे थीटा एंगल पे रखा हुआ है। अब देखो इनके बीच कैसे फोर्सेस लग रहे हैं, इसको टिकाना पड़ेगा, इसको टिकाना पड़ेगा, एक मिनट रुकना, थोड़ी सी कॉपी टेढ़ी करनी है मेरे को। देखो ऐसे टेढ़ी पड़ी है। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा था वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, ठीक है। तो हमें क्या, और ये वाली जो विड्थ है ये कितनी है, ये वाली विड्थ है स्मॉल बी, ये वाली विड्थ है स्मॉल बी, लेकिन हमें कौन सी चाहिए, हमें तो इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। देखो एक ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, एक ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, मतलब यहाँ पे एक लाइन जा रही है, एक यहाँ पे लाइन जा रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये सीधी वाली डिस्टेंस हमको चाहिए। हमको ये टेढ़ी डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमको सीधी डिस्टेंस चाहिए। तो मुझे स्मॉल भी नहीं चाहिए, मुझे तो ये सीधी वाली डिस्टेंस चाहिए। वो मैं कैसे निकालूंगा, देखो वो मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये थीटा एंगल पे पड़ा है, तो ये वाला एंगल, ये जो पेन है और ये कॉपी है, इसके बीच एंगल कितना है, थीटा। ये डिस्टेंस बी है, तो ये पेन वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बी कोस थीटा, क्योंकि हमने रीसोल्यूशन ऑफ फैक्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुई होगी। तो इसको देखो कॉपी पे करते हैं, देखो ठीक है, ये फोर्स लग रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में, ये फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो टेढ़ी वाली डिस्टेंस, अब उसको मैं ऐसे दिखा तो नहीं सकता कॉपी पे, तो वो टेढ़ी वाली डिस्टेंस थी बी। हमको सीधी वाली डिस्टेंस निकालनी है ना, हमको सीधी वाली डिस्टेंस निकालनी है, और ये एंगल थीटा था। तो हमें ये पता है कि अगर ये वाली डिस्टेंस b है तो ये वाली डिस्टेंस क्या आएगी फिर, b cos थीटा, क्योंकि हमने रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर पिछली बार 11th में 4th चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जिसके साथ थीटा एंगल बन रहा होता है उस तरफ कंपोनेंट cos थीटा वाला था, तो ये b cos थीटा होगा। या फिर क्या कर सकते हो, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें cos थीटा निकालो, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा बेस अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस है बी, तो इससे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है, बी कोस
थीटा। अब फोर्स की वैल्यू आपके पास है आई एल बी, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी कोस थीटा हमारे पास आ गया, वो मैंने रख दी, हाँ जी रख दी। फिर ब्रैकेट ओपन किया, स्मॉल एल एंड स्मॉल बी को एक साथ रख दिया, आई बी कोस थीटा वैसे का वैसे है। लेंथ इनटू विड्थ हमको क्या देगा, एरिया, तो टॉर्क क्या बन गया, आई ए बी कोस थीटा, आई ए बी कोस थीटा। और इसको मैंने क्या लिख दिया, टॉर्क इक्वल्स टू एम बी कोस थीटा, वेयर एम इज दी आई इंटू ए, और ये क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। एम इक्वल्स टू आई ए, एम को क्या बोलते हैं अपने, डाइपोल मोमेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, करंट इंटू एरिया के इक्वल होती है। यूनिट भी निकाल सकते हैं अपने मैग्नेटिक मोमेंट की, क्या आएगी, वो आएगी एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इसको आप आगे वैसे सोल्व वगैरह करोगे तो जूल वगैरह की फॉर्म में भी आप निकाल सकते हैं, जूल पर टेस्ला इसकी दूसरी यूनिट होती है, जूल पर टेस्ला, ठीक है। तो इसके बाद सपोज अगर ये जो अपना कोयल है उसमें एक वायर का टर्न ना होके एन टर्न्स होते, बहुत सारे फेरे होते, तो क्या होता है, रिजल्टेंट क्या हो जाता, यहाँ पे एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी कोस थीटा हो जाता, और एन आई ए बी को हम सॉरी एन आई ए को हम क्या बोल देते, मैग्नेटिक मोमेंट में बोल देते। वो तो पहले हमने पढ़ा ही हुआ है कि अगर एन टर्न्स हो तो एन से मल्टीप्लाई होता ही है। तो ये आ गई टॉर्क की वैल्यू। अभी ये टॉर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अभी इसको वेक्टर फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में।